Hello everyone, welcome to Cayman Academy. Myself Asu Singh, and today we discussed about splitting up d orbital in tetrahedral complex. So now start. फर्स्ट ये पता चलना चाहिए कि आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता कैसा है इन द क्यूब में, क्योंकि क्यूब में आपका कैसा अरेंजमेंट है पहले वो आप देख लो. जब आप किसी भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड को क्यूब में रखोगे तो वो फर्स्ट आपका जो मेटल होगा वो आपका बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, और लिगेंड आपका फर्स्ट लिगेंड आपका यहाँ, सेकंड लिगेंड आपका यहाँ होगा, और थर्ड लिगेंड आपका यहाँ होगा, एंड फोर्थ लिगेंड आपका यहाँ होगा. यह होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन द क्यूब. क्यूब में आपका ऐसा अरेंजमेंट होता है किसी भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को आप जब रखोगे तब. ठीक है, तो यह था आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन द क्यूब. जैसे थोड़ा सा आप क्यूब के भी बारे में जान जाओ, क्यूब क्या है. जैसे देखो ये क्यूब है ना, किसी भी क्यूब में 6 प्रकार के फेस होते हैं. फर्स्ट फेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये मेरा हाथ 6. 6 फेस किसी भी क्यूब में होते हैं, जिसमें किसी भी 2 फेस के बीच का एंगल क्या होता है. मान लो यह एक फेस है और यह एक फेस है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेसियल्स एंगल. ठीक है, और किसी भी क्यूब में आपके 12 एज होते हैं. यह जो होता है इसे हम लोग एज कहते हैं. जैसे कितने, ये आपका फर्स्ट एज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, एज होंगे. और किसी भी क्यूब में आपका बॉडी सेंटर कहाँ होता है, बॉडी सेंटर आपका इसके बीच में होता है. यह जो है यह आपका क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर. ठीक है, और किसी भी क्यूब में यह जो होता है यह पॉइंट, इसे हम कहते हैं फेस सेंटर. इसे फेस सेंटर, इस फेस का फेस सेंटर यह है, इसका यह होगा, इसका यह होगा, इसका यह होगा, इसका यह. जो इसमें कितने फेस सेंटर होंगे किसी भी क्यूब में, 6 फेस सेंटर किसी भी क्यूब में होंगे. ठीक है, और हर फेस सेंटर से आपका एक्स वाई जेड एक्सिस पास होगा. एक एक्स एक्सिस यहाँ से, वाई एक्सिस यहाँ से, जेड एक्सिस आपका यहाँ से पास होता है. ठीक है, तो यह था आपका क्यूब. और क्यूब में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसे हुआ है, देखिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में मेटल आपका यहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है, सेकंड लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है, थर्ड आपका यहाँ प्रेजेंट है, और फोर्थ आपका यहाँ प्रेजेंट है. तो किसी भी क्यूब में आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऐसे हुआ है. ठीक है, अब इसमें एक्सिस बना लो. फेस के सेंटर से आपका एक्सिस ये पास हो रहा है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ से वाई एक्सिस, और यहाँ से आपका जेड एक्सिस. ठीक है, अब स्प्लिटिंग बताना है ना. और फेस डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल किसी भी क्यूब का, यह जो है जैसे यह क्यूब है ना, इस क्यूब में यह इस फेस का फेस डायगोनल क्या होगा, यह जो लाइन है, इसे जो मेरा हाथ है इसे कहेंगे फेस डायगोनल. यह जो लाइन, यह लाइन को आप क्या कहोगे, फेस डायगोनल. वैसे इस क्यूब में क्या होगा, इस लाइन को आप क्या कहोगे, फेस डायगोनल. ठीक है, तो किसी भी क्यूब में आपके फेस डायगोनल क्या होते हैं, यह होते हैं. और क्यूब में सभी की सभी एज की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. जैसे इसमें 12 एज है ना, यह लेंथ आपका जो है, यह जो है यह आपका ए होगा, तो यह भी आपका क्या होगा, ए ही होगा. सभी की सभी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है किसी भी क्यूब में. यह सबसे मेन पॉइंट था कि क्यूबिक में आपका क्या होता है, जैसे यह एज है, इसका लेंथ ए है, तो इसका भी ए ही होगा, इसका भी ए ही होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, ए मान लो. ठीक है, अब आपको फेस डायगोनल बताना है. देखो यही है ना, इसी को आप क्या कहोगे, फेस डायगोनल. किसी भी क्यूब का ये आपका क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल. अब आप इसे कैसे निकाल सकते हो, देखो यह आपका लेंथ कितना है, ए है, यह भी आपका क्या है, ए है. ठीक है, देखो जैसे देखो
आपको यह लेंथ बताना है, यह आपका ए है, ठीक है। आपको नहीं, यह आपका क्या है, फेस डायगोनल है। यह आपका क्या है, एज है ए, यह है एच ए। तो इसमें से आपका क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है ना, है कि नहीं, त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल। ये देखो एक, यह इससे आप निकाल लो अलग किसी भी, यह जैसे आपका जो त्रिभुज बन रहा है, यह आपको इसका वैल्यू बताना है। तो एक ट्रायंगल आप निकाल लिए इसमें से, यह ए ए आपका यह फेस डायगोनल है, ठीक है। तो इस फेस डायगोनल का वैल्यू बताना है, तो कैसे बताओगे, एक फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस, पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, होता है ना। अब आपको इस हाइपोटेनस मतलब कर्ण, इसी की वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बतानी होगी तो क्या करोगे, आपको इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए, तो आपका हो क्या गया, ए स्क्वायर। इसका वैल्यू भी क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस बताना है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस सिंपल मैथमेटिक्स है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हुआ, अंडर रूट में 2a स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 2a। मतलब यह जो डिस्टेंस है, ये पूरी जो लेंथ है वो आपकी कितनी होती है, फेस डायगोनल का वैल्यू अंडर रूट में 2a। इसका भी आगे यूज होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब ना, ठीक है, तो ये तो हो गया फेस डायगोनल के वैल्यू। अब इसी में, चलो इसी में बना दे रहा हूँ। देखो आपको बताना क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें यही होगा कि दो टाइप के आपके क्या होंगे, आपके इसमें दो प्रकार के ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। दो डिफरेंट टाइप का आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। जो ज़्यादा रिपल्सन करेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो कम रिपल्सन करेगा उसमें स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें बस क्या देखना है आपको, कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है। जो ज़्यादा रिपल्सन करेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जो कम रिपल्सन करेगा उसकी एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। तो आपका इन द फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका जो डी ऑर्बिटल है मेटल का, जब आपका बॉन्डिंग नहीं किया है, मतलब कि लिगेंड उसके पास ना हो, तो उस स्टेट को आप क्या कहते हो, डीजेनरेट स्टेट। डीजेनरेट स्टेट का मतलब क्या हुआ, डीजेनरेट स्टेट का मतलब हुआ कि उस समय आपका मेटल और लिगेंड के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन और उस समय क्या होगा, जब डीजेनरेट स्टेट होगा तो सभी की सभी पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक। अब जैसे ही लिगेंड आपका करीब आता है तो आपका रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो एक और स्टेट आपको बताया था, हाइपोटेनस स्टेट, मतलब कि इस स्टेट में आपका लिगेंड और उसके बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया है, तो इससे आप क्या कहोगे, हाइपोटेनस स्टेट एनर्जी, ठीक है। इस स्टेट में आपका क्या होगा, इसमें आपका रिपल्सन होना हल्का फुल्का स्टार्ट हो गया है। अब इसमें आपको क्या देखना है, कौन सा ज़्यादा रिपल्सन करेगा, कौन सा कम रिपल्सन करेगा, ठीक। देखिए आपको बताया गया है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कहाँ से पास होते हैं, अबाउट द एक्सिस पास होते हैं, ठीक है। तो देखो इसका एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई यहाँ है, तो आपका डी एक्स स्क्वायर कहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, और यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो एक ही ले लो कोई भी, क्योंकि एक से भी आप बता सकते हो। ये आपका कौन सा ऑर्बिटल्स का लूप है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जितना रिपल्सन आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेगा उतना ही आपका डी जेड स्क्वायर करेगा, क्योंकि सभी के सभी कहाँ हैं, आपके अबाउट द एक्सिस हैं। और जितना डिस्टेंस आपका
यहाँ से लिगेंड का है उतना ही डी जेड स्क्वायर से भी लिगेंड का होगा, क्योंकि सभी के सभी आपके अबाउट द एक्सिस हैं तो सेम रिपल्सन करेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ से डी जेड स्क्वायर ले लोगे यहाँ से, वो भी आपका लिगेंड से उतना ही करीब रहेगा। ठीक, तो आपको केवल एक आपको पता चल जाए कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना रिपल्सन कर रहा है, तो आप वही आपका क्या होगा, डी जेड स्क्वायर का होगा। अब डी एक्स वाई कहाँ से पास होगा, डी एक्स वाई बिटवीन द एक्सिस पास होता है, मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। तो एक्स और वाई एक्सिस का बीच कहाँ है, यही पॉइंट है। अब देखो कैसे, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपको यह एक्स और यह क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ से इन दोनों जगह से आपका क्या पास हो रहा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक लिगेंड आपका कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ। तो आपको केवल इतना डिस्टेंस बताना है कि ये कितने डिस्टेंस में है, तो उतने डिस्टेंस से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, अब देखिए जेड एक्सिस रहता, जेड एक्सिस यहाँ, वो भी देखिए इतना ही डिस्टेंस है, उतना ही है ना। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि यदि कहीं आप डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए यह भी लूप से यही देखिए लिगेंड आपका इतना ही करीब है, यहाँ से भी इतना ही करीब है, और जेड स्क्वायर मतलब डी जेड स्क्वायर से भी लिगेंड उतना ही करीब है। तो किसी एक जगह से आप डिस्टेंस बता लो तो उससे आपको हर जगह का डिस्टेंस पता चल जाएगा कि आपका डी एक्स स्क्वायर जो रिपल्सन कर रहा है उतना ही डी जेड स्क्वायर कर रहा है। तो केवल इतना डिस्टेंस आपको बताना है। तो और डी एक्स वाई कहाँ से पास होगा, एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई यहाँ है, तो डी एक्स वाई कहाँ से पास होगा, इन दोनों के बीच से। तो बीच कौन सा है, यह है। तो इस पॉइंट से आपका क्या पास होगा, डी एक्स वाई। ठीक है, तो वैसे डी वाई जेड कहाँ से पास होगा, देखो यह आपका वाई एक्सिस है, यह जेड एक्सिस है, तो आपका कहाँ से पास होगा, इस जगह से पास होगा। जब इस जगह से पास होगा तो उतना ही डिस्टेंस है, तो आपको केवल डी एक्स वाई का बता दोगे तो आपको डी वाई जेड का पता चल जाएगा और डी जेड एक्स एक्सिस का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए डी एक्स वाई कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, तो आपको लिगेंड आपका कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसमें आपको इतना ही डिस्टेंस बताना है, ये कितना डिस्टेंस है। ठीक, अब डिस्टेंस बिटवीन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और किसके बीच में, लिगेंड के बीच में, एंड लिगेंड ईच। कितना डिस्टेंस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है डी जेड स्क्वायर के बीच में। देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लूप्स यहाँ है, तो यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो आपका क्या है, फेस डायगोनल का था ना। ये टोटल आपका क्या था, फेस डायगोनल था। अब फेस डायगोनल के बीच में आपका क्या क्या प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस क्या है, यहाँ से आपको बताना है, तो क्या फेस डायगोनल का आधा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस है। देखिए फेस डायगोनल कितना होता है, अंडर रूट में 2a। इसके आधे डिस्टेंस में आपका क्या प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको यही बताना है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस क्या है, आधा कर दिए। तो आपका क्या आंसर आएगा, a/√2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.7a। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि ईजी और लिगेंड के बीच में क्या डिस्टेंस है। वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स एंड लिगेंड इच। देखिए आपको लिगेंड और इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब देखो डी एक्स वाई कहाँ से पास हो रहा है, इस एज के बीच में से, एज के बीच में है ना। तो अब यह इस एज का डिस्टेंस कितना लिए थे, a। तो आपका बीच में डी एक्स वाई प्रेजेंट है, तो यहाँ से लिगेंड का डिस्टेंस कितना होगा, a/2। क्या होगा, a/2। तो a/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5a। देखो यही है ना। अब देखो ये आपका डी एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो इन दोनों के बीच में आपका डी एक्स वाई प्रेजेंट है। यहाँ से ये टोटल क्या होता है, एज होता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, एज का आधा, मतलब कि डी एक्स वाई से लिगेंड के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, a/2। ठीक है, a/2।
अब देखो कौन ज़्यादा करीब है, जो ज़्यादा करीब होगा वो लिगेंड को ज़्यादा रिपल्सन करेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सिस ऐसा नहीं है जो अबाउट द एक्सिस, कोई भी आपका यह जो क्या कहते हैं लूप्स ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट आपका रिपल्सन कर रहा हो, लिगेंड को डायरेक्ट ही क्या कहते हैं अबाउट द एक्सिस ही रिपल्सन कर रहा हो। ठीक है, तो यह तो कन्फर्म है कि दोनों ही कम रिपल्सन कर रहे हैं, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा होगा, एक थोड़ा सा कम कर रहा होगा। अब ये देखो सबसे कम डिस्टेंस में कौन है, 0.5 है, ये आपका क्या है 0.7 है, मतलब कि 0.28 डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा रिपल्सन कौन करेगा, यह करेगा, क्योंकि यह क्या है कम डिस्टेंस में है लिगेंड के, तो यह क्या करेगा ज़्यादा रिपल्सन करेगा। यह 0.28 डिस्टेंस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, लिगेंड से दूरी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यह आपका थोड़ा सा कम रिपल्सन करेगा। तो T2G यह आपका क्या करेगा, ज़्यादा रिपल्सन करेगा। जब ज़्यादा रिपल्सन करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, dxy dyz dzx, इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन dx² y² और dz², ये आपका क्या करेगा, थोड़ा सा कम रिपल्सन करेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो ये कम रिपल्सन करेगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और इस सेंटर को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है बैरी सेंटर। ठीक है, बैरी सेंटर से यह जो डिस्टेंस, ये टोटल आपका एनर्जी का कितना है, डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ से यह आपका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यह आपका इतने एनर्जी से आपका क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, यह आपका डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो आपका ये एनर्जी कितना होगा, +0.4 डेल्टा टी, और यह डिस्टेंस क्या होगा, -0.6 डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें स्प्लिटिंग बस इसी वजह से हुआ। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इसमें कोई भी आपका लूप्स ऐसा नहीं है जो अबाउट द लिगेंड पास हो रहा हो, तो यह तो कन्फर्म है कि दोनों में कोई भी ज़्यादा रिपल्सन नहीं कर रहा है, बस यही अंतर था कि यह 0.2 डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा कम रिपल्सन कर रहा होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिपल्सन कर रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ कि इसमें तो यह है कि इसमें एनर्जी गैप क्या होगी, बहुत ही कम होगी, क्योंकि कोई भी आपका ज़्यादा रिपल्सन नहीं कर रहा है। अब एक रिलेशंस होता है डेल्टा टी और डेल्टा ओ में, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और डेल्टा ओ 4/9 डेल्टा ओ होता है। ठीक है, यह आपका रिलेशंस है, दैट इज मीन्स कि यदि कोई भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यदि आयरन का आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहे हो Fe+2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में यदि एनर्जी आपका क्या हो 6000 है, 6000 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो यही आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इफ़ Fe+2 आपका टेट्राहेड्रल यदि यही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो आपका एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, 4/9 टाइम हो जाएगा, 4/9 टाइम ऑफ 6000। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देना, आपका एनर्जी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो यदि आप इसे 9000 ले लो, 9000 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी गैप है, तब इसका आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4000 आ गया। तो आप ये देखो एनर्जी गैप क्या हुआ, रिड्यूस हो गया कि नहीं, 9000 से क्या हो गया 4000, बस ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होने में। तो यही होता है कि इसमें एनर्जी गैप क्या होती है, टेट्राहेड्रल में कम होती है। अब यह रिलेशंस आया कैसे है, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए जो डेल्टा का वैल्यू होता है, डेल्टा का वैल्यू आपके दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट आपका जो डेल्टा का वैल्यू जो होता है वो आप पर डिपेंड करता है कि, देखिए दो बातों पर डिपेंड करेगा डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा का वैल्यू आपका फर्स्ट आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लिगेंड्स पर। देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा लिगेंड्स होंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ लिगेंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड इन
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होता है वो 2/3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट सही है, देख लीजिए कितने लिगेंड होते हैं टेट्राहेड्रल में, 4 होते हैं, 2/3, ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। सॉल्व करो, कितना आ गया आंसर, 4। मतलब ये रिलेशन सही है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जितने ज़्यादा लिगेंड होंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो ये देखो, जब ये नंबर ऑफ लिगेंड इन टेट्राहेड्रल इतना टाइम है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा के। तो आप इसको लिख सकते हो ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लिगेंड के, तो आप इसको ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ लिगेंड इन टेट्राहेड्रल को क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 टाइम ऑफ डेल्टा ओ। तो फर्स्ट रिलेशन तो आपका यह आ गया यहाँ से कि यह होगा, ठीक है। तो इससे आप पहला आपका कंडीशन बन गया, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लिगेंड होंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन होता है। आप तो यहाँ से आप यह लिख सकते हो ना, यहाँ से आप लिख लिए, इधर आप लिख लो, यहाँ से आप इस रिलेशन से क्या बना है आपका, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 टाइम ऑफ डेल्टा ओ, बिकॉज डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लिगेंड। सो आप यह रिलेशन लिख लिए। और दूसरा कंडीशन होता है, डेल्टा किस बात पर डिपेंड करेगा, डेल्टा आपका डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लूप्स एंड लिगेंड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लूप्स एंड लिगेंड, जो dx² y² dz², ये सब जो लूप्स होंगे और लिगेंड के बीच के डिस्टेंस पर, ठीक है। जितना ज़्यादा देखो, जितना कम डिस्टेंस रहेगा लूप्स और लिगेंड के बीच में, जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे ऑक्टाहेड्रल केस में क्या हुआ था, dx² y² एंड dz² अबाउट द लिगेंड था, हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, वो बहुत ज़्यादा रिपल्सन कर रहा था, उसकी एनर्जी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। लेकिन dxy आपका कहाँ था, अबाउट द लिगेंड नहीं था, तो वो आपका क्या कर रहा है, कम रिपल्सन कर रहा था। तो यहाँ से आपको यही पता चलेगा कि जितना कम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, लूप्स और लिगेंड में, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, एनर्जी गैप होगा, डेल्टा वैल्यू तब क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा डेल्टा वैल्यू। अब ये देखो, निकाल लो कि फर्स्ट आपका निकालो T2G। T2G का मतलब क्या हुआ, dxy dyz dzx। T2G जो आपके T2G में आपके ये सब आपके जो ऑर्बिटल्स आएंगे, इसके एंड लिगेंड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लिगेंड, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ लिख लो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन T2G एंड लिगेंड। T2G और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, अब देखो, इन बोथ केस, इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल केस, दोनों केस में आपका क्या आपका डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में। देखो टेट्राहेड्रल में तो अभी हम बताए थे कि T2G dxy और dxy dyz dzx और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस क्या था, टेट्राहेड्रल में भी बताया गया है ना अभी जस्ट, वो क्या था, a/2 था। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, देखो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में देखो, यदि एक क्यूब बना लो, क्यूब में ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को भी देख लो कैसे होगा। देखो मेटल आपका बीच में होगा, ठीक है, और जो लिगेंड होंगे, 6 लिगेंड जो होंगे वो आपके 6 के 6 आपके कहाँ होंगे, फेस के सेंटर में होंगे। फर्स्ट लिगेंड यहाँ होगा, फर्स्ट लिगेंड फेस का सेंटर में होगा यहाँ पर, सेकंड लिगेंड आपका इस फेस के सेंटर में, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ बैक वाले में, और सिक्स आपका यहाँ होगा, ठीक है। और ये इसी फेस सेंटर से आपका एक्स वाई जेड एक्सिस भी पास हो रहा है, ठीक है। और अब देख लो, देखो इसमें मेटल आपका कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ बीच में, एक लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा आपका यहाँ प्रेजेंट है, तीसरा यहाँ प्रेजेंट है, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ,
और छठवां यहाँ से। तो 6 फेस के सेंटर से 6 आपके पास हो रहे हैं। यहाँ से आपका एक्स एक्सिस भी पास हो रहा है, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, आपके लिगेंड यहाँ पर हैं, और वाई एक्सिस यहाँ से पास हो रहे हैं, तो डी एक्स वाई कहाँ से पास होगा, यही जगह से पास होगा, ठीक। अब लिगेंड आपका यहाँ है डी एक्स वाई, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, देखो ये टोटल एज का लेंथ क्या था, ए था, और ये डिस्टेंस क्या है, a/2 ही तो है, आधे पे ये तो लिगेंड। यहाँ से डी एक्स वाई और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका क्या है, देखो ए होगा, ये भी, ये जब यह ए है तो यह भी ए है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, a/2 है, ठीक। तो यहाँ से आपको पता चला कि डी एक्स वाई T2G और लिगेंड का बीच का डिस्टेंस ऑक्टाहेड्रल केस में भी क्या होता है, a/2 होता है। जब दोनों आपके सेम डिस्टेंस से ही रिपल कर रहे हैं तो उसमें आपका डेल्टा का वैल्यू में कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों आपके क्या कर रहे हैं, इक्वल रिपल्सन कर रहे हैं, ठीक है। तो यह इस अकॉर्डिंग टू T2G दोनों में एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। बट अब देखिए दूसरा आएगा, दूसरा आ गया कि जब हम क्या ले लें, डिस्टेंस बिटवीन, देखिए क्यों आपका एनर्जी गैप बढ़ता है ऑक्टाहेड्रल में, वो आप देख लो। यदि कहीं T2G रहता तो T2G के केस में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों में सेम एनर्जी होगा, लेकिन जब हम क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, आपका EG का मतलब क्या हुआ, dx² y² एंड dz²। इस ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब यही फैक्टर की वजह से, इसी डिस्टेंस के वजह से आपका डेल्टा वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। देखो ऑक्टाहेड्रल केस में क्या था, ऑक्टाहेड्रल केस में क्या था, सेम डिस्टेंस है ना, ऑक्टाहेड्रल केस में आपका सेम डिस्टेंस होता है, यही आपका ऑक्टाहेड्रल था ना। ऑक्टाहेड्रल केस में dx² y² यही लिगेंड से पास होगा, मतलब कहाँ है, लिगेंड और लूप्स के बीच का डिस्टेंस क्या था, 0 था, निग्लिजिबल। अबाउट द एक्सिस पास होता है ना dx² y² ऑक्टाहेड्रल केस में, तो डिस्टेंस क्या होगा, निग्लिजिबल। बट इन द केस ऑफ द टेट्राहेड्रल क्या डिस्टेंस था, टेट्राहेड्रल के केस में आपका क्या डिस्टेंस था, a/√2 डिस्टेंस। अभी बीच में भी उसके पहले सॉल्व किया है सब कि EG और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस इन द टेट्राहेड्रल केस में क्या होता है, a/√2। इससे आप मैथमेटिकल आप जब सॉल्व करोगे तो इससे आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2/3 a भी लिख सकते हो, सॉल्व करके देख लेना जी, सेम वैल्यू आएगा। अब देखो, अब आपको समझ आया कि यदि कहीं T2G आप लेते, T2G और लिगेंड रहेगा तो उस केस में आपका डेल्टा का वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब आप EG होता है, जो EG और लिगेंड का जब केस आता है, यही जगह से आपका ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में रिपल्सन बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में निग्लिजिबल डिस्टेंस है, जब निग्लिजिबल है तो वो ज़्यादा रिपल्सन करेगा, जब ज़्यादा रिपल्सन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में आपका क्या है कि आपका जो लिगेंड और EG के बीच का डिस्टेंस क्या है, a/√2, मतलब कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो आपका वो कम रिपल्सन करेगा, जब कम रिपल्सन करेगा तो उसमें डेल्टा वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है, मतलब एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा T इज इक्वल टू 2/3 टाइम ऑफ डेल्टा O, है कि नहीं, क्योंकि डेल्टा O में जो वैल्यू होगा उसका 2/3 टाइम्स आप जब करोगे, क्योंकि उतना डिस्टेंस है तो 2/3 टाइम्स जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतने में आपका क्या मिलेगा, डेल्टा T मिल जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन आपका इसके थ्रू अबाउट द, जब डेल्टा का वैल्यू नंबर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करता है तो यह आया था, और सेकंड आपका यह आया है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, ठीक है। तो यहाँ से आपका है कि नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि डेल्टा की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स पर, जितने ज़्यादा लिगेंड्स होंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी गैप बढ़ेगा। और दूसरा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन लूप्स एंड लिगेंड, जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में लूप्स और लिगेंड के, तो उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, एनर्जी गैप बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।